हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब लोग। मैं उमेश, इंडियन एवरीवेयर में आप लोगों का फिर से स्वागत करते हैं। आज है बेलग्रेड में आखिरी दिन, ये है सर्बिया सीरीज का आखिरी दिन। मेरा फ्लाइट है 11:30 पर बेलग्रेड से इस्तांबुल से रियाद एयरपोर्ट जाने के लिए ना हम बस लेंगे, बस नंबर 72। तो वही जा रहे हैं, बस 1 किलोमीटर दूर है। तो मैं बोला थोड़ा मॉर्निंग में वॉकिंग भी हो जाए, पैदल पैदल हम लोग जा भी रहे हैं। लेकिन एक दिक्कत है कि आज 7 बजे प्रेडिक्शन था पानी होने का, तो बूंदाबूंदी चालू हो गया है। फाइनली 10 मिनट चल के आ गया। देखें इधर, ये है बस स्टेशन। अब सामने से 72 नंबर बस लेकर एयरपोर्ट जाना है। आप जब भी आ रहे हैं तो 72 नंबर बस पकड़िए, डायरेक्ट एयरपोर्ट लेके जाएगी। और भी बसेस जाती होंगी दूसरे पार्ट से, अब उसको जरा देख लीजिएगा। बस स्टेशन पर तो आ गया, लेकिन बस अभी 15 मिनट बाद है। कोई बात नहीं, अब तो स्टेशन पर बस स्टेशन पर आ ही गया हूँ। और इधर देखें बस का नज़ारा, एक छोटा बस डिपो जैसा है। मेन डिपो नहीं है लेकिन बस डिपो जैसा है। देखें चारों तरफ बहुत बसें आपको खड़ी हुई दिख जाएंगी। भाई बस स्टैंड पर भी ना ये देखें एक पेड शौचालय भी है। लोग जा रहे हैं ना, सब एयरपोर्ट जाने वाले बस के लिए वेट कर रहे हैं। एयरपोर्ट जाने वाली बस थोड़ा सामने खड़ा होता है, वो उस जगह पे गई। अब चलेंगे इसमें। बहुत सारी एयरलाइंस आपको दिखेंगी और बारिश तो हो ही रही है। एयरपोर्ट, और ये देखिए एयरपोर्ट का बाहर का नज़ारा। और इस जगह पे आपको बस उतार देती है। शहर से 50 से 55 मिनट के अंदर आप आ जाएंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट का अंदर का नज़ारा, बाहर बारिश होने की वजह से ठंडक भी है। कल तो दिन में ठंडा नहीं था। एयरलाइंस 11:35 पर राइट टाइम है। देखिए यहाँ से चेकिंग काउंटर चालू हो रहे हैं और उस जगह में शेष हो गए हैं। भाई लग रहा मेरा वाला काउंटर तभी खुला ही नहीं है, कुछ जल्दी ही आ गया हूँ। चले कोई नहीं, जल्दी आने अच्छा बात है। ये देखिए जो एयरलाइंस जाने वाली हैं उसकी लिस्ट है। मेरी है 11:35 पेगासस एयरलाइंस। इस वाले टर्मिनल पे मेरा चेकिंग नहीं है, उधर बोला किसी से लिफ्ट जाना है। चलिए, यही अच्छा होता है जल्दी आने से कि आप सब कुछ कर सकते हैं टाइम पर। तो सही जगह पे आ गए हैं, लेकिन जल्दी आने की वजह से अभी तक काउंटर खुला नहीं है। आ जाए बेलग्रेड का ये एयरपोर्ट कैसा है, क्या है। अरे अंदर ही ना आप जब आएंगे ना देखेंगे 4 जगह बोर्डिंग हो रहा है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, टर्मिनल वाल में ही 4 जगह है। तो आप अपना घूम के देख लें, पता कर लें टाइम से कि किस काउंटर से आपका बोर्डिंग हो रहा है। जैसे 601 था, 501 था, 401 है, ऐसे बहुत सारे नंबरिंग है। बेलग्रेड एयरपोर्ट पर ना एक ही लाउंज है सबके लिए, कुछ खास नहीं है, मैं बाद में दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले ज़रूरी बात, आज तक का मेरा ना लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है एयरपोर्ट पर। जहाँ तक चेकिंग का बात है, वो सिक्योरिटी चेकिंग की बात कह रहा हूँ मैं। 4 बार मेरा सामान चेक किया, 4 बार। आज तक मैंने कभी नहीं देखा था कि 4 बार हो। पहले बार डाल दिया तो पहले ही बता देना था इलेक्ट्रॉनिक्स अलग करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स अलग कर दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स अलग करना, फिर स्कैन किया। फिर स्कैन करने के बाद देखता है तो बोलता है कि इसमें तो टूथपेस्ट है और बॉडी स्प्रे है, वो नहीं चलेगा। अरे बॉडी स्प्रे तो फेंक देते हैं, ठीक है, टूथपेस्ट को क्या प्रॉब्लम है यार। छोटा सा टूथपेस्ट था। तकरीबन 1 घंटा मेरे साथ हुआ। मेरे साथ ही नहीं, ये बहुत, मैंने ऐसा तो मैंने यूएसए में, न्यूयॉर्क में भी नहीं देखा था, कोई कंट्री में नहीं देखा था ऐसा जैसा ये लोग कर रहे हैं यहाँ पर। कुछ ज़्यादा ही कर रहे हैं। करो सिक्योरिटी चेक करो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन एक तो स्ट्रीम ही कर दिए हैं एकदम एक्सट्रीम। उसके बाद इधर आया लॉन्च में, लॉन्च भी कुछ एक ही है पूरा, और वो भी कोई काम का नहीं है। भाई आप जब आ रहे हैं ना बेलग्रेड तो थोड़ा सोच समझ के आएंगे। तो वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा रहा चेकिंग में, इतना वर्स्ट एक्सपीरियंस मेरा कभी नहीं रहा। लॉन्च है, वहाँ कुछ खाना रखा हुआ है, इधर लोग बैठे हुए हैं। बस ये है गेट एंट्री का, एक साइड देखिए, बस यही सब है। और यहाँ पर थोड़ा सैंडविच वैंडविच है, ड्रिंक्स है, और यहाँ कॉफ़ी है, और यहाँ थोड़ा बहुत कुछ है, बस वो भी खाली पड़ा हुआ है। ब्रेकफास्ट तो हो गया, लेकिन मैं और कुछ बताने वाला हूँ। मेरी टिकट है बेलग्रेड टर्की रियाद। लेकिन भाई लोगों ने क्या किया, मेरे को सिर्फ एक ही बोर्डिंग धरा दिया।
अब जाकर टर्की में मेरे को फिर से बोर्डिंग लेना होगा। मैं बोला मेरे पास टर्की का वीज़ा है, लेकिन मैं इसको बताया कि मेरे पास टर्की का वीज़ा नहीं है, कैसे कर। तो बोलता है कि वहाँ ट्रांसपोर्ट डेस्क है, वहाँ जाना पड़ेगा, वहाँ से जाके फिर बोर्डिंग लेना पड़ेगा। यदि बंदा भूल गया तो फिर तो और ही जगह चला गया तो फिर तो एक अलग ही लेवल का प्रॉब्लम हो जाएगा। नॉर्मली जैसे मैं एग्जांपल की तरफ से बताऊं कि आपका दिल्ली दुबई न्यूयॉर्क फ्लाइट होता है तो आपको बोर्डिंग एक ही साथ मिल जाता है दोनों का, सब समय ऐसा ही होता है। लेकिन पहली बार ये एयरलाइंस मेरे को ऐसा कर दिया। शायद ऐसा होता होगा, लेकिन मेरे साथ तो पहली बार हुआ, जो अनकंफर्टेबल है मेरे लिए, क्योंकि फिर मेरे को केयरफुली वहाँ से देखना होगा सर्विस डेस्क किधर है इनका, ये फिर जाकर उनसे नया बोर्डिंग लो, ये करो वो करो। चले जो भी हो करना तो पड़ेगा। आप पैसे से आप नहीं एंट्री कर सकते, ये सब एयरलाइंस यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास मास्टर कार्ड, लॉन्गर की, प्रायोरिटी पास ये सब हो तब आप यूज़ कर सकते हैं। ये लॉन्च बेसिक सा लॉन्च है, पैसा देकर वर्थ नहीं है। रेट ड्यूटी फ्री शॉप्स, यहाँ कुछ दुकानें हैं, वैसा कुछ खास नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आप सामान खरीद सकते हैं यहाँ से। ये दुख खत्म क्यों नहीं होता है भाई। A05 प्रिंट है बोर्डिंग में, अभी जाके चेक कर रहा हूँ F05 में, इधर कोई नहीं है, तो जाके बोर्ड देखा तो A07 में। चले A07 में बोर्डिंग किया जाए। एयरलाइंस आके खड़ी हुई है यहाँ पे। यू हैव चेंज द गेट, हाँ? थैंक यू। लोग चढ़ ही रहे हैं, देखें, ऐसा नहीं कि लेट हो गया है। फ्लाइट के अंदर आ गए हैं। आपको पता होगा ये लो फेयर एयरलाइंस है, ना सीट डिक्लाइन होगा ना कुछ, बस आराम से बैठिए और जाइए। ना पानी भी नहीं ले सकते हैं, इंडिगो में तो एटलीस्ट पानी देते हैं, यहाँ पानी एक लेंगे तो 2 यूरो का मिलेगा। इसलिए मैंने खाओ पी कर लॉन्च से आया हूँ। ये लो फेयर एयरलाइंस लगा, एक चीज़ मानना पड़ेगा, लगभग सीट इनकी फुल है और टाइम पे छोड़ते हैं और टाइम पे पहुँचाते हैं। भले आपको पानी भी पीने का ना पूछे ये लोग। फ्लाइट रुकते ही देखे सारे लोग खड़े होकर एकदम भागने लगे। फ्लाइट के अंदर जो खाना बेचते हैं ना, आपको पता होगा कि टर्की का इकोनॉमी में एकदम बड़ा गिरता हुआ पड़ा है। तो देखिए यहाँ प्राइसेस सभी लोगों ने यूरो और डॉलर में लिखा है, लोकल करेंसी में लिखा ही नहीं है, क्योंकि लोकल करेंसी में लिखेंगे तो इनको घाटा हो जाएगा। डेली करेंसी इनका गिर रहा है। इस्तांबुल तो पहुँच गए। दिमाग में भी एक बात चल रहा था, अभी मेरे को ट्रांसपोर्ट डेस्क पर जाके नया बोर्डिंग लेना है। यदि मेरे पास तो चेक इन बैगेज नहीं, यदि चेक इन बैगेज होता तो क्या होता है, उसका क्या सोल्यूशन था? क्योंकि बैग लेने के लिए तो मेरे को बाहर जाना पड़ेगा इमिग्रेशन के बाद। यदि मेरे पास वीज़ा ना हो तो क्या होगा? किसी को इसके जवाब है, पता है तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा। साइड में चला गया था इमिग्रेशन और जो क्या बोलते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रांसफर साइड, लेकिन इधर कहीं पेगासस का डेस्क है जहाँ से जाके मेरे को बोर्डिंग लेना है। देखें कहाँ है, हाँ डेस्क, यहाँ से मेरे को नया बोर्डिंग लेना है। जाएंगे ना, फिर इस साइड जाएंगे तो पेगासस का ऑफिस मिल जाएगा, इस साइड जाएंगे तो कस्टम इमिग्रेशन होगा, तो आपको उधर जाके पहले अपना बोर्डिंग, ऐसा मेरा जैसा केस होगा तो आपको ले लेना होगा। अभी तक तो इस्तांबुल एयरपोर्ट पे एकदम सब कुछ सही चल रहा है। मैं बोर्डिंग वोर्डिंग सब ले लिया हूँ और मेरी फ़्लाइट तो रात के 9 बजे है, अभी 3 साढ़े 3 हो रहा है, टाइम काफ़ी है। तो चलिए किसी लॉन्च पे चलते हैं, टाइम पास करते हैं। और आपको बता दूं इस्तांबुल में 2 एयरपोर्ट है इंटरनेशनल, एक तो बहुत ही बड़ा है, वर्ल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट है, और ये छोटा है, इसमें ज़्यादातर लो फेयर एयरलाइंस आती हैं। अरे 2 मिनट लग गया मेरे को लॉन्च ही ढूंढने में, मैं ऊपर चल जा रहा था। जितने भी लॉन्च है ना सब ग्राउंड फ्लोर पे है। तो चलिए चलते हैं। 2 घंटे का 42 यूरो है। इसमें मैं पहले गया था लेकिन मज़ा नहीं आया था, ये प्रीमियम प्लाजा में। अभी दूसरे वाले में जाके देखते हैं वो कैसा है। प्रीमियम लॉन्च, आज इसमें जाके देखते हैं इनका सर्विस, खाना पीना कैसा है। यहाँ देखें खाने का कुछ ज़्यादा ऑप्शन इस बार दिख रहा है पिछले बार के कंपैरिजन में, तो थोड़ा पेट पूजा किया जाए। दोपहर का टाइम है तो थोड़ा खाना खा लिया जाए, और कुछ करना तो है नहीं। 6 क्यों, अभी 4 बज रहा है, रात के 9 बजे फ्लाइट है, काफ़ी लंबा वेट है। तो फ्रेंड्स मैं कुछ घंटे में अब रियाद पहुंच जाऊंगा और ये सर्बिया सीरीज़ भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप सर्बिया जाएं ना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। सर्बिया आपको जाना चाहिए क्योंकि सर्बिया एक यूरोपियन कंट्री है
और यूरोपियन कंट्रीज़ होने के चलते आपको एक यूरोपियन वाइब्स मिलेगा, और ये दूसरे यूरोपियन कंट्री से कंपेयर करके काफ़ी सस्ता है, और ये यूरोप के एकदम सेंटर में है। और देखा जाए तो यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे थे। अभी मैं किसी को भी रोड पे झगड़ते लड़ते या सब करते कुछ नहीं देखा। कोई किसी से मतलब नहीं है। आप जब किसी से कुछ पूछते हैं तभी वो लोग आपको बताते हैं या करते हैं। जब बताते भी तो अच्छे से बताते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ मैंने झंझलाहट से ऐसा वैसा। हाँ, हो सकता है हज़ारों में एक दो थोड़े बुरे निकल जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग बहुत अच्छे थे। बहुत जो भी पूछिए जो भी करें सब अच्छे से बताते थे। थोड़ा लैंग्वेज बैरियर होता है, सब जगह होता है। इंडिया में भी सबको इंग्लिश तो नहीं आती है, तो ऐसा ही कंसीडर किया जाए। मगर 99% तो बोलें कि कोई कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको। आएगा भी तो आप गूगल ट्रांसलेट कर लें। सर्बिया जैसे बताया सेंटर है, तो आप और कुछ बाल्कन्स कंट्री जाना चाहते हैं, बोस्निया, हंगरी और भी जो भी कंट्रीज़ हैं इस नेबर, आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। और एक बात है कि पहले इंडियंस को, जैसे पहले भी बताया होगा मैं, कि वीज़ा नहीं लगता था, वीज़ा ऑन अराइवल था। लेकिन 1 जनवरी 2023 से अब इंडियंस को वीज़ा लगने लगा है। लेकिन जिन भाई लोग के पास अमेरिकन वीज़ा है उनको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा, या यूरोपियन कंट्री का किसी का वीज़ा है तो आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। लेकिन एक भी पैसा भी नहीं लगेगा, वीज़ा का एक पैसा नहीं लगेगा आपको। लेकिन मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप सर्बिया का वीज़ा अप्लाई करके वीज़ा लेकर जाए। क्यों? क्योंकि सर्बिया का वीज़ा लेने के लिए सेम सिंगन कंट्रीज़ का जो वीज़ा होता है ना प्रोसेस, वही सेम प्रोसीजर सेम डॉक्यूमेंट्स आपको देना पड़ेगा। और एक दिक्कत ज़्यादा एक डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एक इनविटेशन लेटर वहाँ के किसी कंपनी से, कोई ट्रैवल एजेंट से। ये सब पहले आप जो रसिया के लिए लगता था ना, उस तरह का कुछ सिलसिलरी बना कर रखा है, तो इसलिए वो थोड़ा सा बुरा है। तो ये चीज़ को भी कंसीडर करिएगा वीज़ा के बारे में। और मैं जब एक बात और बताऊँ, जब तक मैं जितना दिन में बेलग्रेड में था, किसी ने भाड़ा बस में न मांगा न पूछा। मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ट्राई किया कि भाड़ा कैसे दिया जाए, क्या हुआ जाए, चढ़ने में भी संकोच लग रहा था, लेकिन आस्ते आस्ते यूज़ टू हो गए। वो दिल्ली में जब हम लोग थे ना, उस कॉलेजों में स्टाफ बोल के चलता था, यहाँ स्टाफ भी नहीं बोलना पड़ता है, ऐसे ही चल जा रहा है। तो ये सब थी थोड़ा। हाँ, मेरा कितना खर्चा आया तो बोलेंगे तो इंडियन करेंसी में, US डॉलर में बोलेंगे तो टोटल $515 खर्चे हुए मेरे को। हाँ, और मैं 10 दिन रहा, और आपने देखा होगा पूरा कि मैं अलग अलग जगह में गया। मैं किसी के घर पे नहीं रुका था, और मैं हॉस्टल्स में था, अपार्टमेंट में था। तो इतना ही खर्चा हुआ। जैसे मैंने बताया, सर्बिया एक सस्ती कंट्री है, तो आप यहाँ जाना कंसीडर करें। और मेरी फ़्लाइट 9 बजे है, अभी बहुत टाइम है, तो मैं सोचा आपको थोड़ा ब्रीफिंग दे दूँ। वीडियो को शेयर करूँगा। रियाद पे पहुँच के देखते हैं अभी क्या क्या होता है। सुबह सुबह जैसे मैंने बताया था कि बेलग्रेड एयरपोर्ट पर कुछ अच्छा नहीं हुआ था। इतना बेकार चेकिंग तो मैंने कहीं भी नहीं देखा था। टूथपेस्ट तक मेरे फेंक दिए। चलो, बॉडी स्प्रे बहुत जगह फेंक देते हैं, चलता है, लेकिन टूथपेस्ट फेंक देना, छोटा सा टूथपेस्ट था, उसे भी फेंक दिया। ये अच्छा नहीं लगा मेरे को। और वो 4-5 बार मेरा बैग को स्कैन किया, ये किया। दैट वॉज रियली नॉट गुड। चले, जो है सो है। और एक बार मैं यहाँ बैठा हूँ तो आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं, देखिएगा। पीछे आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा मालूम नहीं, 6 एयरलाइंस खड़ी हैं जो कि गो फर्स्ट की है। आपको पता होगा, गो फर्स्ट एयरलाइंस इंडिया की एयरलाइंस थी जो बैंक करप्ट हो गई, तो इनका फ़्लाइट 6 इधर खड़ा है। शायद कोई दूसरी एयरलाइंस इनको यूज़ करेगी। नज़ारा ऐसा लगता, हाँ वही हो। और ये अपना लॉन्च है, अभी दोपहर के टाइम पे पका है। ये रहे, देखें, बेलग्रेड से तो बहुत अच्छा है।